ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का है, अप्रैल में हुआ है। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं 2024-25 में, जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीवियस एग्ज़ाम्स काफ़ी हेल्प करते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। ये जो पेपर था ये 3 घंटे का हुआ है और 80 मार्क्स का हुआ है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जो एग्ज़ाम है वो भी 3 घंटे का होगा और क्या कहते हैं 75 मार्क्स का होगा। और 25 मार्क्स की आपकी जाएगी इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसमें 80 का है, बट जनरली जो होता है 75 मार्क्स का ही हमारा पेपर होता है और 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जाती है। और ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं मेन चीज़ जो कि हमारे क्वेश्चंस। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 4 नंबर से पूछा गया है। और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 12 नंबर का पूछा गया है। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ग्रोथ जैसे कि आपकी हाइट वेट है, तो आप वेट को कैसे मेज़र करोगे? किलोग्राम में, है ना। मशीन आती है उस पर आप मेज़र कर लोगे। और वैसे ही हाइट को हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो। तो ये एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट हमारी सोशली, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, यानी कि बहुत तरीके से हम डेवलप होते हैं। मेंटली डेवलप होता है, तो एक छोटा बच्चा है वो किस तरह से अपनी ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट होती है, वो आपको बताना है, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन पूछी गई है 4 नंबर का। वैसे ही कौन से ऐसे कारण हैं जो ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जो एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसमें फैमिली भी आ जाती है, उसमें सोशली भी आ जाता है, उसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है, बहुत चीज़ें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो वो बताना है आपको, ठीक है। साथ में एंटीनेटल टाइम में मैटरनल हेल्थ भी ये चीज़ पे, यानी कि फैक्टर एक है जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। कि जन्म से पहले उसकी जो मम्मी थी, उसकी मदर का एंटीनेटल केयर कैसे रहा होगा, उसका न्यूट्रिशन कैसे था, उसने कोई अल्कोहल अब्यूज़, इस तरह की कोई ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री तो नहीं रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आएंगे। 12 नंबर का है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का है डिफाइन प्री टर्म बेबी, 2 नंबर से पूछा गया है। एंड लिस्ट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री टर्म बेबी। ठीक है, और सॉरी, प्री टर्म बर्थ। हाउ विल यू मैनेज अ प्री टर्म बेबी। एक प्री टर्म बच्चा जो होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, प्री टर्म बेबी कौन से वाला होता है? जब बच्चा 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले 37 वीक्स टू 42 वीक्स में हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल बर्थ है, नॉर्मल नहीं, सॉरी, टर्म बेबी है। लेकिन 37 वीक से पहले अगर बच्चा हो जाता है तो उसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। ठीक है, इसके क्या कारण हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, वो चीज़ें इसमें पूछा गया है आपसे दूसरे क्वेश्चन में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका PEM है, डिफाइन PEM, ये 2 नंबर का है। एनलिस्ट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स ऑफ PEM। तो PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और PEM के अंदर ही हम पढ़ते हैं मरासमस एंड क्वाशियोरकोर। तो आपका जो मरासमस है इसमें सीवियर मसल वास्टिंग देखने को मिलती है बच्चे में, और ये होता है प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी से। और जो क्वाशियोरकोर डिजीज़ है ये होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी जैसे होती है तो काफ़ी एडीमा इसमें बच्चे में देखने को मिलता है। आप उसकी बॉडी देखोगे तो एडीमा देखने को मिलेगा आपको। बाकी ये दोनों ही चीज़ें जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंडर में ही आएंगी। तो आपका इनका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसके थेराप्यूटिक मेजर्स क्या हैं, वो आपको इसमें लिखने होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन्स क्राइटेरिया, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर, राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ रूमेटिक फीवर। तो ये रूमेटिक फीवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें जॉन्स का जो क्राइटेरिया, जॉन्स के 2 क्राइटेरिया चलते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। ठीक है, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। तो जब हम माइनर की बात करते हैं तो उसमें फीवर आता है, अर्थ्रैल्जिया होता है, ESR इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, CRP जो होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल देखने को मिलेगा। और जब हम मेजर की बात करते हैं तो मेजर में क्या होता है कि हम देखते हैं कार्डाइटिस, ठीक है, कोरिया, आर्थराइटिस,
और सबकुटेनियस नोड्यूल इसमें होता है, एरिथमा मार्जिनेटम इसमें देखने को मिलता है। तो आप इसको लिख लेना, या फिर आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं है। तो ये माइनर मेजर दो तरह से इसके क्राइटेरिया होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसमें होता है कि AS सेलो टाइटर जो होता है पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये रोमेटिक फीवर में आपके जॉन्स के क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, और ये इसमें होता है। तो रोमेटिक फीवर में मेन यही होता है कि फेरेंजाइटिस यानी सोर थ्रोट इसमें पेशेंट को देखने को मिलता है। फेरेंजाइटिस की कंडीशन होती है और इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको बताने हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूँ मैं, तो इसमें इंजेक्शन पेनिसिलिन, इसमें पेनिसिलिन जी जो है वो दिया जाता है इसमें, या फिर दिया जाता है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो फिर एरिथ्रोमाइसिन। वैसे पेनिसिलिन जी इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये आपका जॉन्स के क्राइटेरिया आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ये स्टार आप बना सकते हो इस पर। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रीनल सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें अडीमा देखने को मिलेगा, आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। तो अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो क्या होगा, हाइपोअल्बुमिनीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को हमें मिलती हैं। फिर आपसे पैथोफिजियोलॉजी पूछिए कि डिजीज़ का अकरेंस कैसे होता है, कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है, कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट आप इसकी करोगे। आपको लिखना है, 10 नंबर का पूछा गया है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्योंकि हमेशा ही हमसे पूछी जाती है पीड्स में, और जब हम MNS की बात करते हैं, MSN की, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो जब आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो ना किसी भी डिज़ीज़ की, तो नर्सिंग डायग्नोसिस को इंक्लूड कीजिए और इंटरवेंशन को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, अपना गोल लिखिए, इससे आपका जो आंसर है ना वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस ज़रूर लिखने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन TEF। ये होता है ट्रैको इसोफेजियल फिस्चुला। लिख लेना आप, ट्रैको इसोफेजियल फिस्चुला। तो इसमें 5 तरह की कंडीशंस आती हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो, इसमें पूछा भी गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ TEF। तो ये तो डिफाइन करना है आपको सबसे पहले कि ट्रैकिया, अगर हमारा ट्रैकिया है मान लो ये, और ये है ईसोफेगस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, और स्टमक अपना अलग से रह जाता है, ऐसा इसमें हो जाता है। किसी किसी जगह में अट्रेजिया भी देखने को मिलता है। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, और आपसे पूछा गया है कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट की आप TEF वाले में कैसे करोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। शॉर्ट नोट पूछेंगे 7 नंबर पे, 4 नंबर के आपके आए हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का। इसमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट ऑफ चाइल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के राइट होते हैं, तो वो आपको बताना है कि बच्चों के जो है वो क्या क्या राइट्स हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पारुल दत्ता की बुक में आपको मिल जाएंगे, और रिम्पल शर्मा की बुक है तो उसमें मिल जाएंगे, देख लेना। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस किया जाता है इस क्वेश्चन में, इस यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा इसमें। कोल्ड चेन एक पूछा गया आपसे, कोल्ड चेन के बारे में बताना, वैक्सीन से रिलेटेड है। D नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ IMNCI। ये है ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल, सॉरी मैं इसकी फुल फॉर्म ही भूल गई हूँ, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। तो यस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये जो हमारा इसका फुल फॉर्म है, इसके प्रिंसिपल्स आपको रीड करने हैं, वो आपको लिखने हैं। एन्यूरिसिस यानी कि बेड वेटिंग। बच्चों में क्या होता है कि 5 साल तक का जब कोई बच्चा हो जाता है तो ब्लैडर कंट्रोल, बाउल कंट्रोल वो सीख जाता है अपने आप। वो यूरिन करना जानता है, उसे कंट्रोल करना सीख जाता है, और स्टूल को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम 5 साल की उम्र में भी रहती है, उससे बड़ा वो हो गया तब भी है, तो वो एन्यूरिसिस की कंडीशन है। और एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है, एनकोपॉइसिस। इसमें स्टूल वो कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि यूरिन के साथ साथ वो स्टूल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो एनकोपोइसिस की प्रॉब्लम है 5 साल का बच्चा। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेस्मोप्रेसिन, या फिर कई बार आप ये नहीं है, अगर आपके पास लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास आ जाता है, तो फिर क्या होता है, इमिप्रामिन। हाँ, इमिप्रामिन एक एंटी डिप्रेसेंट्स है, वो दी जाती है। या फिर सबसे बेस्ट सिस्टम इसमें क्या रहता है, कॉल यानी बेल सिस्टम होता है, बेल लगाई जाती है, तो घंटी बजा के, यानी रात को उठा के बच्चे को यूरिन कराना होता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। और या फिर एक बेल लगाई जाती है, तो जैसे ही उसके यानी कि डाइपर में लगा दी जाती है,
एक बेल लगाई जाती है और जैसे ही यूरिन की जो बूंद होती है वो डायपर उस बेल सिस्टम पे गिरती है तो घंटी बजाना शुरू कर देता है। तो उस टाइम बच्चा उठ जाता है और वो अपने यूरिन को रोक लेता है। धीरे धीरे उसकी जो आदत है वो ठीक होने लग जाती है, वो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व हो जाती है। तो एक इसमें आपको लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का है तो आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना ही पड़ेगा इसमें कि ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के बारे में आपको लिखना है, लास्ट क्वेश्चन आपका है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक से रिलेटेड। तो यस, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या होता है कि बच्चे को अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल है, कुछ अबनॉर्मलिटी है, उसे रिजॉल्व करा जाता है। वो सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो ये था हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज़ चाहे एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए, चाहे 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट रिपीट ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते थे तो हमें पता है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता था। तो आप इसको ज़रूर देख लेना, मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया भी दे दिया है। और आप बाकी हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अगर स्टूडेंट हो आप, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपके एग्ज़ाम जो हैं और क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं, वो आप देख लेना वहाँ से। और कोई हेल्प चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी चीज़ें आपकी मिल जाएँगी, वो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।